देखिए बच्चों, ये दो नंबर्स हैं P एंड Q। इसका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम जो भी ये नंबर्स हैं उनको हम एक्सप्रेस किए हैं प्राइम नंबर्स के टर्म में। तो जो प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ P एंड Q हमको निकालना है। तो P क्या लिखेंगे, A इंटू बी स्क्वायर, Q हमारा क्या है, A क्यूब इंटू बी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए A जो है इसका हाईएस्ट पावर A क्यूब है, B इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो इनका एलसीएम ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये आया कैसे, इसको समझेंगे कैसे। कई बच्चे होते हैं हाईएस्ट पावर लिख दिए, समझ में नहीं आया कैसे होगा, तो इसको कैसे समझेंगे। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा। तो अब देखिए जैसे 6 है, 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 6, 12, 18, 24, 30। तो जो भी 6 के टेबल में नंबर आते हैं वो 6 के मल्टीपल हो गए। अब जैसे 8 है, 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8, 16, 24, इसके बाद 32, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर मैं आपको पूछूं 6 और 8 इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आप चेक करिए कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, आपको मिलेगा 24। इसके बाद आगे आपको ऐसे और नंबर मिलेंगे जो कॉमन मल्टीपल होंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या बोला है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 और 8 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 24। अब इसी चीज़ को आप देखिए, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर ये हो गया आपका 2 का पावर 3 और ये 2 का पावर 1। तो हाईएस्ट पावर कितना आया, 2 का पावर 3, और ये कितना यहाँ पे 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम सीधा लिख सकते हैं 3। तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 3 का कितना आ रहा है, 24। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम दोनों नंबर का हाईएस्ट पावर ही लिखते हैं, तभी आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ये दोनों जो नंबर हैं उनके जो प्राइम नंबर थे उनका हाईएस्ट पावर हमने लिख लिया और हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया A क्यूब इंटू बी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड वो कौन सा होगा जिसमें अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर। एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर का मतलब डेसिमल में नहीं होना चाहिए आपका आवर्स। तो देखिए अगर हम ऑप्शन से जाएं, ऑप्शन से आप देखिए हमको ग्रेटेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, तो सबसे बड़ा तो यही है, 26। तो अगर हम 26 से देखें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना अगर हम ले रहे हैं 26 ले रहे हैं और डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो आप 52, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ पे 2 आवर आ जाएगा। और अगर हम 91 को लें तो 26 इज इक्वल टू 91 अपॉन टी, तो टी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये 13 से कट सकता है, 13 2 जा और 13 7 जा, देखिए ये 3.5 आ रहा है, तो डेसिमल में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो हमको ग्रेटेस्ट में जाना था तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, 17। आप खुद देखो 17 के टेबल में ये तो आता ही नहीं है, तो ये तो जाएगा ही नहीं, तो ये भी कट गया। अब इससे बड़ा आप कौन सा दिख रहा है, 13 से ये दोनों जाते हैं, कटेगा, तो यही आंसर है। फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, 52 13 से अगर आप काटते हो तो ये 4 बार में जा रहा है, तो 4 आवर्स आ गया। और सेकंड दिया 91 13 से जाएगा तो ये 7 बार में जा रहा है, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आपको ऑप्शन से नहीं जाना है,
आपको लगता है कि स्कूल में हमको सिखाया गया है HCF लेकर सॉल्व करना है तो आप वैसे भी ले सकते हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप 52 और 91 का चेक कर लो तो ये निकल के आएगा आपका 13। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 52 को भी काट सकता है और 91 को भी काट सकता है, एग्जैक्टली काटता है, इसलिए 13 आपका सही आंसर होगा। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इफ़ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसमें उस जीरो की वैल्यू पुट आप कर दोगे तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, ये आपको पता है। तो जैसे आपका पॉलिनोमियल x के टर्म में क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अगर आप x की जगह वैल्यू 2 रख देते हो, क्योंकि आपका जीरो कितना दिया हुआ है 2, जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखोगे 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -10। तो हमारा आंसर आएगा -10। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमको बताना है रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। हमको ये बताना है कि ये जो दो लाइन्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। देखिए, अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं, या तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो सकते हैं किसी एक पॉइंट पर, या फिर ये दो लाइन एक के ऊपर एक हो सकते हैं। एक के ऊपर एक मतलब कोइंसिडेंट हो गए, पैरेलल ये वाला हो गया, और इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट ये हो गया। अब दो लाइंस 2 पॉइंट पर तो हो ही नहीं सकते, तो ये वाला तो आप हटा ही दो, ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको बताने के लिए हम जनरल इक्वेशन का हेल्प लेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। इन जनरल इक्वेशन को इन इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं a1 इज इक्वल टू 6 है, a2 इज इक्वल टू 2 है, b1 इज इक्वल टू -3 है, b2 इज इक्वल टू -1 है, c1 इज इक्वल टू 10 है और c2 इज इक्वल टू 9 है। अब इन जनरल इक्वेशन का जो कंडीशन होता है वो हम देख लेते हैं। कंडीशन बताने के लिए हम रेशियो पहले निकालते हैं, तो हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं a1/a2 का। ये कितना आएगा? 6/2, ये 3/1 आ रहा है। b1/b2 का अगर हम रेशियो देखो तो -3/-1, ये भी 3/1 आ रहा है। और c1/c2 देखें तो 10/9 आ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि a1/a2 का रेशियो बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन ये दोनों रेशियो नॉट इक्वल आ रहे हैं c1/c2 के। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाला जो कंडीशन है ये वाला जो कंडीशन है ये किसके लिए आता है? तो ये वाला कंडीशन आता है आपका पैरेलल वाले के लिए। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल, सो दिस लाइन्स आर पैरेलल। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है और बोल रहा है इनके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल रूट्स है। जब भी रियल एंड इक्वल रूट्स होता है तो उसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है। अब आप यहाँ ध्यान दो, डिटरमिनेंट क्या होता है? अगर स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। इससे अगर कंपेयर करें तो डिटरमिनेंट कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो आपका आंसर भी इक्वल टू वाला ही आएगा। तो आप सीधा सीधा टिक कर सकते हैं ये आंसर, ये तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं? बी स्क्वायर आप कंपेयर करिए x के साथ, देखिए b की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1,
इंटू सी की वैल्यू यहाँ पे k दी हुई है, k इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, सो 4k इज इक्वल टू 16, तो k इज इक्वल टू 4, ये हम लिख सकते हैं। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा देख सकते थे d इज इक्वल टू 0, तो आंसर तो यही आना था। वैसे भी यहाँ सारे वैल्यूज़ 4 दी हुई हैं, तो आपको सॉल्व तो करना नहीं था, आंसर सिर्फ ये देखना था कि कौन सा ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0 4 0 0 3 0 इज। तो हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो जब तक आप साइड्स नहीं निकालोगे तो सम ऑफ साइड्स कैसे निकलेगा? तो हम रैंडम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, इसका नाम मैं लिख देता हूँ ABC। पहला कोऑर्डिनेट आप 0 4 ले लो, इसको आप 0 0 ले लो और इसको आप ले लो 3 0। तो आप जैसे देखिए AB, साइड AB अगर आप निकालते हैं, साइड AB हम निकालते हैं तो अंडर रूट, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, प्लस 0 माइनस 4 माइनस 4 का 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर 4 ही आ जाएगा। तो ये आ गया 4। उसी तरीके से अगर हम यहाँ करें तो 3 माइनस, मैं इसको कर ही देता हूँ यहाँ पर, AC की वैल्यू आप निकालोगे तो अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 का अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये डिस्टेंस आपका आ गया 5। सिमिलरली अगर आप BC निकालेंगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 तो 0 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट 9, तो ये आंसर 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये हो जाता 16, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका अंडर रूट 4 आएगा, तो मैंने 4 लिखा है, तो ये आंसर आ गया 3। तो अब पेरीमीटर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12, तो आंसर आएगा 12। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया हुआ है, इफ़ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन FD, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। तो सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये आप कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बना लो। तो एक मैंने ट्रायंगल बना लिया, ये दूसरा ट्रायंगल बना लिया। पहला ट्रायंगल हो गया ABC, दूसरा ट्रायंगल हो गया DEF। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन FD। ओके, तो आप देख सकते हैं AB, ये वाला AB हो गया और DE ये वाला हो गया, तो AB अपॉन DE दिया है और BC ये वाला BC हो गया अपॉन FD ये दिया हुआ है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि दो साइड्स अगर दो साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल होगा, इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर आ जाए तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ऑप्शन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन आएगा, तो हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। ओके बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्या दिया हुआ है? इन विच रेशियो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 6 एंड -1 -4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो मैं आपको इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लीजिए ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 y2, और कोई एक रैंडम पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x और y। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स थे, इससे एक लाइन बन रहा है, तो इस लाइन को इस पॉइंट ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, या आप बोल सकते हैं एक दो रेशियो में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये रेशियो का आप नाम ले लीजिए m/n। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स थे, ये जो पॉइंट था जो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो इन कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? तो ये हो जाता है x1n प्लस x2m अपॉन m प्लस n, और y का हो जाएगा y1n प्लस y2m अपॉन y प्लस n। ये इसका फॉर्मूला हो गया।
तो अगर हम कंपेयर करें तो 5 6 को हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया 5 6, और इसको हम ले सकते हैं -1 -4। तो ये वाला कोऑर्डिनेट देखिए क्या बोल रहा है, द वाई एक्सिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट। वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, ये जो ग्राफ है तो जो भी वैल्यूज़ होगी वो वाई एक्सिस में होगी, एक्स में आप बढ़ ही नहीं रहे हो, तो जो भी कोऑर्डिनेट आएगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई वाला आप जो भी रैंडम पॉइंट लोगे वो हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को क्या ले सकते हैं, ये 0 हो जाएगा और ये y ले लेते हैं। y का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम रैंडमली y लिख रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा इस हिसाब से सॉल्यूशन कैसा निकलेगा। अगर आप y को लेके सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमको पता ही नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा, तो हम 0 को लेके सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, x1 क्या दिया हुआ है 5, n नहीं पता, प्लस x2 क्या दिया हुआ है 6, सॉरी x2 क्या दिया हुआ है -1, और m की वैल्यू नहीं पता, ये हो गया m + n, ये इधर जाएगा तो 0 हो गया, तो 5n - m, तो यहाँ से m = 5n, तो हमको m/n निकालना था, तो m/n कितना आएगा 5/1, या बोल सकते हो 5/1। तो हमारा आंसर आएगा 5/1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द फिगर इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB, यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर O दिया हुआ है, और ये एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, यहाँ से दो टेंजेंट बनाया गया है, एक PA और PB। टेंजेंट की खासियत क्या होती है, टेंजेंट जो भी ड्रॉ होता है सेंटर से अगर एक आप लाइन यहाँ तक लेके जाओगे तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। ओके, एंगल APB, ये एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। ओके, और हमको पूछ क्या रहा है, OAB, ये एंगल आपको पूछ रहा है। देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है क्योंकि ये रेडियस है। अगर इस ट्रायंगल को देखोगे, AOB ट्रायंगल देखोगे, ये रेडियस हो गया, तो ये दो साइड बराबर हैं। और हमको ये भी पता है, एक थ्योरम हमने पढ़ाया था 9th क्लास में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो अगर किसी तरीके से आपको ये एंगल के बारे में पता चल जाए तो आप इजीली अल्फ़ा एंगल निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम इस एंगल को कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस फिगर की, APBO, APBO, क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल है? क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल है? यस, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल आपका 90-90 है, तो ये 90 + 90 = 180। हमको पता है कि सम ऑफ 4 एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो हमको पता है एंगल A + एंगल P + एंगल B + एंगल O करोगे तो ये 360 आता है, जिसमें एंगल A और B ये क्या दिया हुआ है, 90 और 90, और हमको एंगल P भी कितना दिया हुआ है, 50। तो जो बच गया एंगल है वो कितना होगा, तो ये 180 इधर जाएगा तो 180 हो गया, और 50 इधर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एंगल वो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 130। आप यहाँ भी देख सकते हो 50 + 130 180, दिस इज ऑल्सो 180, सम इज 360। ओके, तो ये एंगल हमको पता चल गया। अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल अगर 130 है और ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो सम ऑफ एंगल कितना होता है ट्रायंगल में, 180। तो ये कितना होगा, अल्फ़ा + अल्फ़ा + 130 = 180 डिग्री। तो यहाँ से 2α कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना होगा, 50 डिग्री। सो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 डिग्री।